किशनपुर गांव में एक सौरभ नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम मोहिनी था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सोनी। एक दिन सौरभ खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके सामने रोहन नाम का एक आदमी आया और बोला, भाई सौरभ, तुम रात दिन खेतों में काम करते हो, फिर भी तेरी बेटी और पत्नी दूसरे के घर से खाना लाकर पकाते हैं। क्या तुझे बुरा नहीं लगता है क्या? अरे बुरा तो बहुत लगता है, परंतु यही हमारे भाग्य में लिखा है तो क्या करें क्या करें। भगवान के लिखे को हम मिटा तो नहीं सकते ना। भाग्य में लिखा है। अरे भाई, भाग्य में लिखने वाला तू खुद है। अच्छा एक काम कर, अब तू ये खेतों में काम करना वरना छोड़ दे। तेरे भाग्य में लिखा है अगर कि बीवी और बेटी मांगेंगे तो उन्हीं का मांगा हुआ खा, फिर क्यों फालतू मेहनत करता है भाई? भाग्य में लिखा है। ये पहली बार नहीं था जब किसी ने सौरभ को ये ताना मारा था। आए दिन उसको लोग यही सब बोलकर जलील करते थे। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से अपना सामान लेकर घर की तरफ चल दिया। वो जैसे ही घर आया, उसने देखा सोनी अपनी माँ के साथ खाना बना रही थी। सौरभ को देखकर सोनी रोते हुए बोली, पिताजी, आज हमें गांव वालों ने बहुत जलील किया है। वो हमसे आए दिन यही पूछते हैं कि हम लोग हर दिन 7 लोगों के घर से चुन मांगकर खाना क्यों बनाते हैं, जबकि आप इतनी मेहनत से काम करते हो। हम उन पैसों से चुन क्यों नहीं खरीद सकते? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई। आप भी कुछ नहीं बताते, माँ भी कुछ नहीं बताती। मुझे गांव वालों की बातों को अब जवाब देना है। आज मुझे ये रहस्य जानना है। हाँ बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे पूरे दिन इतनी मेहनत की है, अब खाना तो दे दे बेटा। उसके बाद अपने सवालों के जवाब ले लेना। कुछ खिला देना बेटा। पिताजी, आप हमेशा ऐसे ही बात को टाल देते हैं। ठीक कह रहे तेरे पिताजी, भूख तो मुझे भी जोरों की लगी है। अब थाली में खाना परोस दे, मैंने स्वादिष्ट खाना बनाया है। सोनी ने सबकी थाली में खाना परोस दिया और तीनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सोनी सो गई तो मोहिनी सौरभ से बोली, हम कब तक सोनी से ये सब छुपाते रहेंगे? जब तक छोटी थी तब तक तो ठीक था, अब आए दिन उसको समझाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अरे हम जानते हैं मोहिनी, पर क्या करें, सच भी तो नहीं बता सकते ना उसको। तुम इतना मत सोचो, समय आने पे उसको सच का पता लग ही जाएगा, है ना? चिंता ना करो। सौरभ, सौरभ, तुम्हें महाराज ने महल में बुलाया है। इतनी रात को? अरे मोहिनी, तुम चिंता ना करो, हम सुनकर आते हैं। अब तुम तो जानती हो हम दिन में महल वैसे भी नहीं जा सकते, है ना? चलो हम आते हैं, तुम चिंता मत करो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। सौरभ मंत्री जी के साथ महल की ओर चल दिए। महल में इस समय कोई नहीं था। राजा परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे थे। सौरभ को मंत्री जी के साथ देखकर उनके नजदीक आकर बोले, हाँ आइए आइए। अरे आप दोनों को किसी ने देखा तो नहीं महल में आते हुए? नहीं महाराज, हम तो चुपके से आए हैं, अंधेरे का सहारा लेकर। हमें किसी ने नहीं देखा। ठीक है मंत्री जी, तो आप जाइए और महारानी पायल पे नजर रखिए। याद रहे, वो अपने कक्ष से बाहर नहीं आनी चाहिए। जाइए। मंत्री जी महारानी पायल के कक्ष की ओर चल दिए। राजा ने सौरभ से कहा, तो सौरभ, 16 साल हो गए उस राज को, और इन 16 सालों में हम पहली बार तुमसे मिल रहे हैं। हाँ महाराज, हमारा भी कुछ यही हाल है। वैसे
कैसी है वो महाराज? तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। ये बताओ, हमारी राजकुमारी कैसी है? वो भी ठीक है महाराज। महाराज, इन 16 सालों में ना तो हमने अपनी पुत्री को देखा, ना आपने राजकुमारी को देखा। हाँ सौरभ, हमने तो नहीं देखा, ना ही तुमने देखा। हाँ सौरभ, लेकिन अब समय आ गया है राजकुमारी के महल लौटने का। 16 साल चांद की इस 10 तारीख को पूरे हो जाएंगे, आज से ठीक 15 दिन बाद। पर महाराज, ये 16 साल तो जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन आगे हम राजकुमारी और अपनी पुत्री को क्या बोलेंगे? देखो सौरभ, इंसान को समझाना आसान होता है। किसी भी तरह हम ये बात राजकुमारी और तुम्हारी पुत्री को समझा देंगे, उसकी तुम फिक्र ना करो। अब वापस जाओ और 15 दिन के बाद हमारी राजकुमारी को ले आना, अपनी पुत्री को वापस ले जाना, ठीक है? सौरभ वहां से चला गया। घर आकर उसने सोनी को देखा जो सोई हुई थी। सौरभ की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं सोनी को? राजा ने कुछ बोला क्या? क्या आप हमारे पुत्री सान से मिले? कैसी है वो? कैसी दिखती है? हाँ, अब अरे नहीं मोहिनी, हम सांझ से तो नहीं मिले। पता नहीं कैसी दिखती होगी हमारी बिटिया। अच्छा, महाराज ने हमको ये कहने के लिए बुलाया था मोहिनी कि चांद की इस 10 तारीख को राजकुमारी को उनको सौंपना है और अपनी पुत्री को वापस लाना है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हम सालों बाद अपनी पुत्री को फिर से देखेंगे। हमारी तो आंखें तरस गई अपनी बच्ची को देखने के लिए। अरे तरस तो हमारी भी गई है। अपनी बेटी को हम भी देखना चाहते हैं। कैसी होगी वो? तुम्हारी तरह होगी, हमारी तरह होगी, कैसी होगी? हाँ, परंतु हम ये सोच सोच कर भी बहुत दुखी हैं। मन एकदम कलबला जाता है कि सोनी, जिसे हमने 16 साल तक अपनी बेटी की तरह पाला, वो भी हमको पिता और तुमको माता मानती है। कैसे हमसे दूर रहेगी और कैसे हम उससे दूर रहेंगे? अरे सोनी हमारे जिगर का टुकड़ा है। वो घर में नहीं होगी तो हमारा मन नहीं लगेगा मोहिनी। उसकी आवाज सुने बिना एक निवाला हमारे हलक के नीचे नहीं जाता है। जिंदगी कैसे जिएंगे? आप ठीक कह रहे हैं, परंतु उसके बाद हमारी सांझ भी होगी ना इस घर में। उससे हमारा मन लगेगा। वो भी हमसे सोनी की तरह ही प्रेम करेगी। अरे वो 16 साल से एक राजकुमारी की तरह पल रही है। 16 साल बाद जब वो इस गरीब घर में और गरीब माता पिता के पास आएगी ना, तब पता नहीं क्या होगा हमारे इस परिवार का। आप अच्छा सोचिए। मैंने तो 16 साल पहले ही मान लिया था कि एक दिन ये दिन जरूर आएगा। अरे क्या बताऊं, उस समय मुझसे राजा का हाल देखा नहीं गया था। अरे हमने ही उनको ये सुझाव दिया, ये सब करने के लिए बोला था। आज मुझे अपने फैसले पर थोड़ा संदेह हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस दुनिया में कौन होगा जो ऐसा करता होगा? कोई नहीं। लेकिन हमने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा लग रहा है आज मुझे। और ऐसे ही 15 दिन बीत गए। सौरभ ने सोनी से कहा, सोनी बेटा, आज तुमको हमारे साथ महल चलना है। महल? क्यों पिताजी? आज तक तो हम कभी महल नहीं गए। आज कौन सी खास बात है? अरे तुम चलो तो सही, आज तुम्हें वहीं चल के सब कुछ बताते हैं। हाँ पिताजी, मुझे भी महल देखना है। सुना है महल अंदर से बहुत सुंदर होता है। हाँ बेटा, बहुत सुंदर होता है। पर हाँ बेटा, ध्यान रखना, कहीं तुम महल जाकर हमको भूल ना जाना। पिताजी, आप और माँ को हम कभी नहीं भूल सकते। ये महल क्या चीज है? आप ऐसे उदास होकर क्यों बोल रहे हैं?
नहीं बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे, है ना? कोई उदास नहीं है। चलो अब जल्दी से हमारे साथ चलो, चलो चलो बेटा। सौरभ, मोहिनी और सोनी तीनों ही महल की ओर चल दिए। कुछ ही देर में वो महल पहुंच गए। महल में राजा और महारानी राजकुमारी के साथ खड़े हुए थे। सोनी को सौरभ के साथ देखकर उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। कितने समय बाद हम आपको देख रहे हैं राजकुमारी। अरे आपको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। एक बार देखने के लिए भी आंखें तरस गई। सोनी ने चौंक कर सौरभ की तरफ देखा तो सौरभ ने हाँ में सिर हिलाया। तभी महारानी आगे आई और बोली, हमें महाराज ने सब कुछ बता दिया है। तुम ही हमारी राजकुमारी हो। ये राज 16 साल तक महल और सौरभ के पास दफन थी। सच बताएं तो हम बहुत खुश हैं कि तुम हमें वापस मिल गई। उस समय यदि हमें सच का पता होता तो हम अपनी जान दे देते, पर आपको खुद से दूर न करते। सौरभ और मोहिनी का बहुत बड़ा दिल है, जिसने अपने जिगर का टुकड़ा हमें सौंप दिया और हमारी राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह पाला। हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये क्या बोल रही हैं माँ आप? मैं आपकी राजकुमारी हूँ, ये लड़की नहीं। हो क्या गया है आप लोगों को? इस भिखमंगी लड़की को अपनी राजकुमारी कैसे बोल सकते हैं? ये तुम क्या बोल रही हो सांझ? तुम ऐसे राजकुमारी की तौहीन नहीं कर सकती। आप बूढ़े हो गए पिताजी, दिमाग काम नहीं करता आपका, और ना ही माँ का। इस आदमी ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई और आपने विश्वास कर लिया। बेटा सांझ, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। हमारे महल को एक श्राप मिला था सालों पहले। इस महल में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, अगर हुआ तो जीवित नहीं रह पाएगा। फिर राजकुमारी सोनी ने इस महल में जन्म लिया। साधु बाबा ने उसका उपाय बताया। उन्होंने कहा, अगर राजकुमारी को हर दिन 7 घरों से चून मांगकर भोजन कराया जाए तो 16 साल तक अगर ये किया जाए तो राजकुमारी जीवित रह सकती है। अब हम ठहरे राजा, लोगों के घरों में भीख मांगते तो लोग हमारा जीना मुश्किल कर देते और हमारी बात नहीं सुनते। इसलिए सौरभ ने राजकुमारी को पालने में हमारी सहायता की, और आज सौरभ और उनकी पत्नी के कारण हम अपनी पुत्री से मिल पाए। नहीं बेटा सांझ, हम अपने इस कलेजे के टुकड़े से कभी मिल ही नहीं पाते। कुछ भी हो पिताजी, पर मैं इन भिखारियों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, महल में ही रहूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आप चाहे तो सोनी को भी महल में रख सकते हैं, पर मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। इतना बोलकर सांझ महल के भीतर जाने लगी तो मोहिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सालों पहले महल में एक कहर पड़ा था, जिसके चलते हमें ये फैसला लेना पड़ा। हम मजबूर थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। राजकुमारी को बचाना था। हमें राजकुमारी को बचाने के लिए तुमको खुद से दूर कर दिया। यकीन करो हमारा, हम एक भी रात सुकून की नींद नहीं सो पाए तुमसे अलग होकर। 1 साल की थी तुम जब हमसे अलग हो गई थी। 15 साल हमने आज के दिन का इंतजार करके निकाल दिया। आज जब ये दिन आया है तो हम तुमको वापस ले जाना चाहते हैं। सांझ ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और वहां से अंदर चली गई। सोनी, जो सालों से इस 7 घरों के भोजन का राज हर दिन पूछ पूछ कर थक गई थी, आज वो राज तो उसको पता लग गया था, परंतु वो इस समय बहुत चिंतित थी। वो बार बार सौरभ और मोहिनी को देख रही थी। मोहिनी अपनी पुत्री के अंदर जाने से अब बुरी तरह से रो रही थी। सोनी उनके पास जाकर बोली, माँ, राजकुमारी सांझ ठीक कह रही हैं। मैं भी इस महल में नहीं रह सकती। 16 साल हो गए, कोई कम समय नहीं। अब जैसे वो आपके साथ नहीं रह सकती, वैसे ही मैं इस महल में नहीं रह सकती। सौरभ उसके पास आकर बोला, हाँ बच्चों, हम तुम दोनों की भावनाओं को समझ रहे हैं, परंतु अब हम तुमको और उस गुर्बत वाले घर में नहीं रख सकते। तुम एक राजकुमारी हो, तुम भी एक अच्छी जिंदगी जीने की हकदार हो बेटा। तुम्हें यहाँ रहना चाहिए।
बेटा सोनी, तुम हमारे साथ महल में रहोगी। अब हम तुमको वापस नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें अपने से दूर नहीं होने देंगे। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अपनी माँ और पिताजी के बिना नहीं रह सकती। मुझे महल के ऐशो आराम की जिंदगी से ज्यादा जरूरी इन लोगों का साथ है। सोनी, सौरभ और मोहिनी बहुत रोए, परंतु वो मजबूर थे, इसलिए सोनी को वहाँ छोड़कर अपने घर की ओर चल पड़े। सोनी और सांझ अब एक ही महल में रहती थी। सोनी पूरे समय अपने माता पिता को याद करती रहती थी और सांझ सोनी के महल में आ जाने से अब चिड़चिड़ी सी रहने लगी। महाराज और महारानी का पूरा ध्यान सांझ से हटकर सोनी पर रहने लगा। वो लोग सांझ से भी प्यार करते थे, परंतु सोनी के साथ उनका प्यार बंटने लगा था, जो सांझ को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। एक दिन सांझ अपने कक्ष में बैठी हुई थी। उसने खुद से कहा, जब से ये सोनी यहाँ आई है तब से मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहा। मुझे इस महल से सोनी को जल्द से जल्द निकालना होगा। इसके लिए मुझे कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। रात गहरी हो गई। वो अपने घोड़े पर बैठकर रात के अंधेरे में जंगल की ओर चल दी। कुछ दूर जाकर उसको एक तांत्रिक मिला। सांझ ने उसके सामने जाकर घोड़ा रोक दिया और उनके पास जाकर बोली, तांत्रिक बाबा, मैं आपसे मदद लेने यहाँ आई हूँ। ओम क्लेम ब्लेम क्लेम, क्या लेने आई है तू यहाँ? तांत्रिक बाबा, मैं चाहती हूँ राजकुमारी सोनी महल से चली जाए। राजा और रानी उसको जाने नहीं देंगे। तू कुछ और मांग। फिर मुझे राजा, रानी और सोनी तीनों को ही मौत देनी है, ताकि बाकी का जीवन मैं एक राजकुमारी बनकर गुजारूं और कोई मुझे रोकने वाला ना हो, और उन तीनों के मरने की खबर भी किसी को ना लगे। उन तीनों को ऐसी बीमारी हो जिसके चलते वो तीनों कुछ ही दिन में मर जाए और मुझ पर किसी को शक भी ना हो। अरे वो इतना आसान नहीं होगा। मैं कोई भी मुश्किल से मुश्किल उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तुझे एक जगह जाना होगा और वो जगह है पड़ताल। पड़ताल के जंगल में एक बोधक बीज है। उस बीज को तुझे राजा, रानी और सोनी के भोजन में बस एक बार मिलाना होगा। उसके बाद उनको कोई नहीं बचा पाएगा। परंतु याद रखना, वो बीज तुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए तुझे किसी अपने का खून बहाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो बीज तेरे सामने आएगा, समझे? मेरे अपने का खून मैं कैसे बहा सकती हूँ? तो तू भूल जा, सब कुछ भूल जा और लौट जा महल। ओम क्लेम ब्लेम क्लेम ब्लेम, लौट जा। नहीं बाबा, मैं बहाऊंगी खून। जिस परिवार ने मुझे राजमहल से दूर करने की कोशिश की है, वो मेरे अपने कैसे हो सकते हैं? अब समय आ गया है उनसे भी अपना बदला लेने का। तू सही दिशा में जा रही है, जा, बहुत बढ़िया। सांझ वहाँ से निकलकर सीधा सौरभ के घर आई। मोहिनी और सौरभ वहीं सो रहे थे। सांझ ने अपनी पीठ से खंजर निकाला और एक ही पल में वो खंजर मोहिनी के सीने के आर पार कर दिया। मोहिनी एक चीख के बाद खामोश हो गई। उसकी आवाज सुनकर सौरभ जाग गया। उसने देखा सामने मोहिनी खून से लथपथ थी और सांझ के हाथ में चाकू था। सौरभ बुरी तरह से चौंक कर बोला, सांझ, ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुमने अपनी माँ की हत्या कर दी। अरे उसने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया था। ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? आखिर क्यों किया तुमने? ये सब क्यों किया? क्या मिला तुम्हें अपनी माँ की हत्या करके? बोलो, क्या मिला? मुझे नहीं चाहिए माँ। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलकर रहेगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर सांझ ने अपनी माँ का खून एक शीशी में लिया और घोड़े पर बैठकर वहाँ से चली गई। वहाँ से निकलकर वो सीधा तांत्रिक बाबा के पास आई और वो शीशी उनकी तरफ बढ़ाकर बोली, ये लीजिए तांत्रिक बाबा, मेरी जन्म देने वाली माँ का खून है। तांत्रिक ने वो शीशी ले ली और उसको हवन कुंड में डाल दी। उस
उसको हवन कुंड में डालने के बाद तांत्रिक ने सांझ को एक नक्शा दिया। हाँ, ये नक्शा पड़ताल के जंगल का है। पड़ताल के जंगल में तुझे कुछ बाधाएं मिलेंगी, तुझे उसको पार करना होगा और अपना लक्ष्य पाना होगा। ठीक है, जा। सांझ वहाँ से पड़ताल के जंगल की ओर चल दी। जहाँ एक तरफ सांझ पड़ताल की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सौरभ ने अपनी पुत्री को पत्नी का खून करते देखा तो समझ गया सांझ कुछ और भी कर सकती है। सांझ ने अपनी माँ को मार दिया है, इसका मतलब वो सोनी को भी जरूर मार देगी। मुझे सोनी बेटा को बचाना होगा, महल जाना होगा और महाराज को सब कुछ बताना होगा। हाँ, वो अपनी पत्नी को तो खो चुका था, लेकिन वो सोनी को कुछ नहीं होने देना चाहता था। वो सीधा महल की तरफ चल दिया। महल आकर उसने राजा से मिलने की बात रखी तो सैनिकों ने इतनी रात को उसको अंदर नहीं जाने दिया और वहीं रोक लिया। अरे मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, जल्दी से मुझे जाने दो। देखिए, शांत हो जाइए। आप कल दिन में आना, इतनी रात को हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। अरे मैं अंदर नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अच्छा ठीक है, एक काम करो, महाराज को ही बाहर बुला दो, बता दो कि मैं आया हूँ। अरे सौरभ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और इतनी रात में क्यों आ गए? ओ, राजकुमारी सोनी की याद सता रही होगी। अरे सोनी भी बस दिन रात रोती रहती है, जिद करती है कि तुम्हारे घर लौटना है, मिलना है। अब हम भी सोच रहे थे कि ठीक है, तुमको एक बार मिलवा ही देते हैं उससे, राजकुमारी को अच्छा लगेगा, है ना? महाराज वो बात नहीं है। राजकुमारी सोनी की याद तो हमें हर पल सताती है, पर हम जानते हैं वो आपकी अमानत है जो हमने आपको सौंप दिया है। मैं तो भयभीत होकर महल आया हूँ कि मैं। अरे किस चीज का भय है, मुझे खुलकर बताओ। हम एक राजा होकर भी सांझ की अच्छी परवरिश नहीं कर पाए। तुमने एक गरीब किसान होकर भी हमारी पुत्री को इतने अच्छे संस्कार दिए। अरे सारी गलती हमारी ही है। महाराज ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। सांझ ने अपनी माँ का खून एक शीशी में भर लिया है। मुझे यकीन है कि वो जरूर कोई काला जादू करने वाले के पास गई है। हमें उसे रोकना पड़ेगा महाराज। हाँ, अब तुम ठीक कह रहे हो। राजा ने रातों रात सांझ को ढूंढना शुरू कर दिया, पर सांझ कहीं नहीं मिली। और ऐसे ही सोनी को और महारानी को भी सांझ का सच पता लग गया। जब सोनी ने अपनी पालने वाली माँ के मरने की खबर सुनी तो बुरी तरह रोते हुए बोली, मैं अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाई। जिस माँ ने मुझे 16 साल अपने सीने से लगाकर पाला, आज उनकी बेटी उनसे आखिरी बार भी नहीं मिल पाई। बेटा सोनी, तुम मत दुखी हो। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ये जो कुछ हुआ है उसमें सांझ की गलती है। सांझ ने महल के लालच में इस चकाचौंध राजकुमारी, महल, ऐशो आराम, इन सब के लालच में आकर ये किया है। अगर उसको महल चाहिए था तो उसको मुझसे बोलना चाहिए था। मैं खुद भी महल में खुश नहीं हूँ, यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब जो हुआ उसको बदल तो नहीं सकती, परंतु किसी और के साथ ऐसा ना हो इसकी कोशिश कर सकती हूँ। मुझे खुद ही सांझ को ढूंढ कर लाना होगा और उसके मंसूबों को रद्द करना होगा। बेटा, वो बहुत खतरनाक हो चुकी है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती तो क्या हुआ, उसको रोक तो सकती हूँ। मैं ज्ञानी बाबा को जानती हूँ। मेरी पालने वाली माँ अक्सर मुझे वहाँ ले जाया करती थी। मैं उनको जानती हूँ, मैं उनसे मदद ले लूंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, आप हमारे साथ नहीं आ सकते। आपको एक जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ, मेरे पिताजी की रक्षा करना। अगर मैं मर भी गई तो कोई गम नहीं, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटी से खून का रिश्ता था, उसी ने अपनी माँ का खून बहा दिया। और जिस लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया था, वो अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार बैठी थी। सोनी वहाँ से ज्ञानी बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ी।
सोनी बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? आज तुम्हारी माँ साथ नहीं आई? सोनी ने सब कुछ बता दिया। तब तो केवल एक ही रास्ता है, निर्मोही का फूल। यदि निर्मोही का फूल महल के द्वार में रख दिया जाए तो महल के भीतर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु याद रहे, कोई महल के बाहर तब तक न आए जब तक चांद की आखिरी चमक आसमान में मौजूद है। ठीक है बाबा, पर वो फूल मुझे कहाँ मिलेगा? वो फूल जादुई तालाब में मिलेगा। इस तालाब का रास्ता जादुई गुफा से होकर गुजरता है। तुम एक नेक दिल राजकुमारी हो, वो तालाब तुमको नहीं रोक सकता और तुमको अपना फूल जरूर दे देगा। जाओ बच्चे जाओ। सोनी वहाँ से सीधा जादुई तालाब की ओर बढ़ गई। उस तालाब में जैसे ही सोनी ने अपना मुख देखा, वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हो गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे निर्मोही का फूल चाहिए। वो फूल हम तुम्हें नहीं दे सकते। आप वो फूल मुझे दे दीजिए। उसके बदले में चाहे तो मेरी जिंदगी अमानत के तौर पर रख लीजिए। मुझे अपनों को बचाना है, कैसे भी करके। हम तुमको निर्मोही का फूल अवश्य देंगे, पर उसके बाद तुमको वापस यहीं आना होगा। और जैसा तुमने बोला, तुम अपनी जिंदगी अमानत के तौर पर इस जादुई तालाब के नाम करोगी, वो याद रखना। इतना बोलकर उस परी ने वो निर्मोही का फूल सोनी को दे दिया। सोनी ने परी से कहा, मैं कल ही वापस आकर अपनी जिंदगी इस जादुई तालाब के नाम कर दूंगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए। इतना बोलकर सोनी वहाँ से चली गई और सीधा महल आई। महल आकर उसने वो फूल महल के द्वार पर रख दिए। कुछ ही देर में सांझ भी बोधक बीज लेकर वहाँ आ गई। उसने जैसे ही महल को पार करने की कोशिश की तो महल के ऊपर रखे निर्मोही के फूल ने उसको जलाकर राख कर दिया। अपनी पुत्री को अपने हाथों से मारना पड़ा। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। भगवान, क्या किस्मत है। हमें माफ कर दीजिए, आज हमारी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे लौटना पड़ेगा। हाँ, तुम कहाँ जा रही हो बेटी? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अब जादुई तालाब के नाम कर दी है। अब मैं बाकी का जीवन वहीं बिताऊंगी। आप सब अपना ख्याल रखना। एक बेटी को खो चुके हैं, दूसरी को नहीं खो सकते। नहीं नहीं नहीं। पिताजी, मुझे ये करना होगा। बदले में मैंने उससे निर्मोही का फूल जो लिया है। तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के साथ वही परी प्रकट हुई। राजकुमारी, तुमको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अब तुम आजाद हो। इतना बोलकर वो परी मुस्कुराते हुए गायब हो गई। राजा ने सौरभ को महल में रख लिया और राजकुमारी सोनी को दोनों पिता और माँ का प्यार और राज्य को एक अच्छी राजकुमारी मिल गई। बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम के राज्य में राजा धीरेन्द्र का शासन था। राजा धीरेन्द्र बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी रानी सविता अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी और उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी अनन्या राज्य की जान थी। अनन्या अपनी सुंदरता और हंसमुख स्वभाव से सबका दिल जीत लेती थी। उसी राज्य में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हाँ, अरे भाग्यवान, अब तो हालत ऐसी हो गई है कि लकड़ियां बेचकर भी घर का गुजारा मुश्किल हो गया है। जंगल भी दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। अरे आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तुम हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो। जल्दी हमारी भी किस्मत बदलेगी। एक दिन की बात है। महल में राजकुमारी अनन्या एक अजीब बीमारी का शिकार हो गईं। उनके शरीर पर रहस्यमयी निशान उभरने लगे और उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। महाराज, अचानक से हमारी राजकुमारी को ये क्या हो गया? हमें जल्दी से राजवैद्य को बुलाना चाहिए।
मुझे उनकी ये हालत देखकर बहुत चिंता हो रही है। अब तुम चिंता मत करो महारानी, मैं तुरंत राजवैद्य को बुलवाता हूँ। सैनिकों, सैनिकों, जी महाराज, आज्ञा दीजिए। जल्दी से जाओ, राजवैद्य को बुला कर लाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। फिर सैनिक राजवैद्य को बुलाकर लाता है। आइए 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 वैद्य जी, जल्दी से मेरी बेटी का इलाज कीजिए। वो एक अजीब बीमारी का शिकार हो गई है। उनके शरीर पर रहस्यमयी निशान उभर आए हैं और वो हर दिन कमजोर होती जा रही है। जल्दी देखिए। तो महाराज, ये बीमारी कोई सामान्य रोग नहीं है। इस बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल है। कोई तो उपाय होगा जिससे हमारी राजकुमारी ठीक हो सके। उपाय तो है महारानी, पर वो बहुत ही, मैं कैसे बताऊं, वो बहुत ही मुश्किल उपाय है। क्या उपाय है वैद्य जी? आप बस जल्दी से बताइए। तो सुनिए, उत्तर की ओर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की गुफा में एक जादुई हिरण का सींग है। अगर वो हमें मिल जाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सैनिकों की मदद से उस जादुई हिरण का सींग मंगवा लूंगा। सैनिकों! महाराज महाराज महाराज, ये इतना भी आसान नहीं है। अभी तक कई लोग वो सींग हासिल करने के लिए गए, लेकिन हासिल नहीं कर पाए। आज तक जो लोग वहां गए वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। अब ठीक है, तो मैं कुछ न कुछ उपाय निकालता हूँ, लेकिन मेरी बेटी का जीवन खतरे में है। मैं वो लाकर रहूंगा। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? मंत्री, तुम्हें तो पता ही है कि राजकुमारी कितनी बीमार है और इसका इलाज करवाने के लिए हमें जादुई हिरण के सींग चाहिए। हाँ महाराज, और ऊपर से वो हिरण का सींग हासिल करना भी हाँ बहुत मुश्किल है। तुम एक काम करो मंत्री, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी व्यक्ति वो सींग को लाकर देगा उसे आधा राज्य इनाम के रूप में मिलेगा। जाओ, ऐलान करवा दो। जी महाराज, मैं सैनिकों के मदद से ऐलान करवा देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, जो भी व्यक्ति राजा की बेटी के लिए जादुई हिरण का सींग लाकर देगा उसे राजा आधा राज्य इनाम भी देंगे। सुनो सुनो सुनो। भाग्यवान, तुमने सुना? महाराज इनाम में आधा राज्य दे रहे हैं। हाँ, अगर मैं जादुई हिरण का सींग ला दूं तो मुझे इनाम में आधा राज्य मिल सकता है। क्यों? पर ये काम में बहुत बड़ा जोखिम है। तुम जानते हो कि वो गुफा कितनी खतरनाक है और जो भी वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। हाँ, मैं जानता हूँ भाग्यवान, पर ये मौका भी कभी नहीं आएगा। अगर मैं ये सींग ला पाया तो सोचो तो सही, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? अगले दिन मगन राजा के पास जाता है। महाराज, मैं तैयार हूँ जादुई हिरण के सींग लाने के लिए। क्या तुम सच में इस खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो? तुम जानते हो कि यह कार्य कितना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सफल रहे तो राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा। बोलो। जी महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मेरी मेहनत से राजकुमारी की जान बचती है तो मुझे कोई डर नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है मगन, लेकिन याद रखना, यह काम सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि धैर्य और चतुराई का भी है। जी महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और भगवान मेरे साथ हैं। जाओ मगन, जाओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारे सैनिक ले लेना, वो तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है? धन्यवाद महाराज, धन्यवाद।
मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। महाराज की जय हो। फिर मगन जंगल की ओर निकल पड़ा। कई देर तक चलता रहता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है। ए युवक, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये रास्ता बहुत खतरनाक है, क्या तुम नहीं जानते हो? मैं राजकुमारी की जान बचाने के लिए जादू हिरण का सींग लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन मेरी कोशिश से अगर राजकुमारी की जान बच सके तो मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने का सामान दे सकते हो? जी माँ जी, मेरे पास थोड़ा सा खाना है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। आज के समय में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुमने मेरी मदद की। तुम सचमुच एक नेक इंसान हो। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। अगर मेरे पास कुछ है तो वो दूसरों के साथ बांटने में ही मुझे खुशी मिलती है। मैं खुश होकर तुम्हें ये छड़ी दे रही हूँ। ये छड़ी कोई आम छड़ी नहीं है, ये जादुई छड़ी है। हाँ? माँ जी, इस छड़ी का मैं क्या करूँगा? बेटा, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। ये जादुई छड़ी तुम्हें खतरे से बचाएगी और रास्ते की हर मुश्किलों को सामना कर सकती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। फिर मगन वहाँ से चला जाता है। चलते चलते उसे एक गहरी नदी मिलती है। हाँ, ये नदी इतनी गहरी है कि इसे पार करना असंभव लग रहा है। लेकिन मुझे ये नदी तो पार करनी ही होगी। क्या करूं? एक काम करता हूँ। जादुई छड़ी का इस्तेमाल करता हूँ। हे जादुई छड़ी, मेरी मदद करो। अचानक छड़ी से एक आवाज आई। मगन, घबराओ मत, तुम इस छड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊंगी। मगन थोड़ा डरते हुए छड़ी पर बैठ गया। छड़ी हवा में उठी और उसे धीरे धीरे नदी के पार ले गई। वो छड़ी मगन को गुफा के पास ले जाती है। मगन ने गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर अजीब सी चमकती रोशनी और डरावनी आवाजें थी। तभी अचानक से गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अगर तुम सच्चे हो तो ये दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे गलत है तो ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए ही बंद रहेगा और यहाँ तुम्हारी जान चली जाएगी। फिर मगन आगे बढ़ता है। हाँ, ये गुफा तो बहुत बड़ी है। इसमें जादुई सींग ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। मैं एक काम करता हूँ, जादुई छड़ी की मदद ले लेता हूँ। हे जादुई छड़ी, मुझे जादुई सींग ढूंढने में मदद करो। तुम्हारे सामने जो पत्थर है उसे उठा लो। जैसे ही तुम वो पत्थर उठा लो, तुरंत तुम्हें वहाँ सोने के सिंग मिल जाएंगे। फिर मगन को वो सोने का सिंग मिल जाता है, मगर वो सोने का सिंग लेकर गुफा के दरवाजे के पास जाता है। हाँ, मैं यहाँ राजकुमारी की जान बचाने के लिए आया हूँ। मेरा इरादा साफ है। तुरंत दरवाजा खुल जाता है। फिर मगन छड़ी की मदद से राज्य की ओर निकल पड़ता है। फिर राज्य वैद्य जादुई सिंह की मदद से एक औषधि तैयार करते हैं। महारानी, आप इस औषधि को राजकुमारी के शरीर पर अच्छे से लगा दीजिएगा। ये औषधि उनके शरीर की बीमारी ठीक कर देगी। धन्यवाद राजवैद्य जी, मैं तुरंत इसे राजकुमारी के शरीर पर लगा देती हूँ। रानी ने औषधि को लेकर राजकुमारी के पास जाकर उसे लगाया। जैसे ही औषधि उनके शरीर पर लगी, राजकुमारी के शरीर पर उभरते हुए रहस्यमय निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। उनकी कमजोरी भी कम होने लगी और कुछ ही समय में वो पहले की तरह ताजगी महसूस करने लगी। माँ, पिताजी, मैं ठीक हो गई। हाँ, ये सब जादुई सिंह और मगन की बहादुरी से हुआ है। मगन, तुमने मेरी जान बचाई।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। वाह वाह वाह, मगन तुमने आखिरकार कर दिखाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं वादे के अनुसार आधा राज्य तुम्हें दूंगा। तभी वहाँ पर गुप्तचर आता है। महाराज, महाराज, मैंने मंत्री जी के कक्ष की तलाशी ली और मुझे वहाँ पे ये काली जड़ी बूटियां मिली महाराज। ये जड़ी बूटियां साधारण नहीं है। इन्हें केवल विशेष उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाता है। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही लालच में आकर राजकुमारी के खाने में काली जड़ी बूटियां मिलाई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। सैनिकों, इस मंत्री को कारावास में ले जाकर डाल दो। ले जाओ इसे।